Hello everyone, I am Mohini Sangwan, RPSC Assistant Professor, Political Science. Welcome to this MCQ series of Rajasthan Economic Survey, and we have done our chapter 1 to 3. Today we are going to start our chapter 4, that is agriculture sector. So start करते हैं. First question is, just a second. So question 1 is, what was the contribution of agriculture and allied sector in Rajasthan GSVA in 2024 and 25 at करंट प्राइसेस कि राजस्थान का जो कंट्रीब्यूशन रहा एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर का वो कितना रहा एट द करंट प्राइसेस. सो आपके लिए जो की पॉइंट यहाँ पर है, ये आपको ड्यूरिंग द आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेशन जो कर रहे हैं उसमें ये चीज़ फोकस करनी है कि यहाँ पर जो है करंट प्राइस पूछा गया है. करंट और कॉन्स्टेंट प्राइस का आपको जो है स्टेटमेंट में ध्यान रखना है कि किस पर पूछा गया है, वो पूरा क्वेश्चन का जो है गेम चेंज कर देते. तो यहाँ पर पूछा गया करंट प्राइसेस पे. सो आपके पास ये ऑप्शन है. सो आंसर इज 26.92% जो है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रहा है इस बार इन द एट द करंट प्राइसेस. सो 26.92 और पिछली बार से 2011-12 से जो कंट्रीब्यूशन है ये डिक्लाइनिंग स्टेज में है. पहले कितना था 28.56% जो है वो था, उसके कंपैरिजन में स्लाइड डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है. और जब भी एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन देखने को मिलता है उसका ये मतलब है कि जो हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हम जो है सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, जो हमारी अंडर डेवलपिंग कंट्री से हम डेवलपिंग और डेवलप्ड स्टेज की तरफ मूव कर रहे हैं. वो हमारी इकोनॉमी के डाइवर्सिफिकेशन को शो करता है कि अब हम जो है सिर्फ एक एग्रीकल्चर डोमिनेंट सोसाइटी नहीं है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं. तो इट इज़ ए पॉजिटिव indicator of economic growth. Next is, what was the value of GSVA in agriculture and allied sector in 2024 and 25 at current prices? So हमने देखा कितनी परसेंटेज थी. अब क्वेश्चन है कि कितना वैल्यू में जो उसका कंट्रीब्यूशन था वो कितना था. तो ये आपके पास ऑप्शन है एंड आंसर इज 4.23 लाख करोड़ जो है वो वैल्यू थी. अब पॉइंट पहले कितना था, परसेंटेज में कितना था, 26.92% था एंड वैल्यू में कितना है 4.23 लाख करोड़. तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट इज, what was the value of GSV in agriculture and allied sector in 2024 and 25 at constant price 2011-12. सो अब हमें पूछा गया है कि कांस्टेंट प्राइस पे जो है कंट्रीब्यूशन कितना था. उसमें भी क्या पूछा गया है, वैल्यू पूछी गई है. सो आंसर इज 2.818 लाख करोड़ जो है कंट्रीब्यूशन था. एंड जीएसवी में जो कंट्रीब्यूशन है कांस्टेंट प्राइस पे वो इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू 2011-12 में जो 1.19 लाख करोड़ था वो अब बढ़ के कितना हो गया है 2.18 लाख करोड़ जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है. नेक्स्ट इज कि what was the contribution of agriculture and allied sector in Rajasthan GSV in 2024. सो हमने जो है पहले देखा कांस्टेंट प्राइस पे, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि कितनी वैल्यू है. अब हम देखते हैं कि कितना परसेंटेज है. सो आंसर इज 26.54% जो है वो कांस्टेंट प्राइस पे उसकी वैल्यू है एग्रीकल्चर सेक्टर की. सो हमने करंट प्राइस पे वैल्यू कितनी थी, दैट इज 26.92% जो है करंट पे थी और 26.54 जो है वो कांस्टेंट प्राइस पे वैल्यू है, कंट्रीब्यूशन है इन द परसेंटेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what was the compound annual growth rate of agriculture and allied sector at constant price. कि compound annual growth rate में कितना जो है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो रहा है फ्रॉम द 2011 टू द 2024-25 में कंट्रीब्यूशन रहा है. सो आंसर इज 4.76% जो कंट्रीब्यूशन रहा है. और हमने देखा 1.9 लाख करोड़ से कितना इंक्रीज हुआ है कांस्टेंट प्राइस पे, दैट इज 2.18 लाख करोड़. उसमें कितना कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हुआ है वो कितना है हमारा 4.76% जो है वो ग्रोथ रेट देखने को मिला है. तो आपको जो है कांस्टेंट प्राइस पे ग्रोथ को भी याद रखना है कि कितना परसेंटेज ऑफ ग्रोथ जो है वो देखने को मिला है. नेक्स्ट इज, which sector contributed more in 2024-25 in राजस्थान, क्रॉप सेक्टर और लाइफ स्टॉक सेक्टर. कि टोटल जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रहा जीएसवीए में उसमें क्या लाइफ स्टॉक ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है या फिर क्रॉप सेक्टर ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है उस पर क्वेश्चन है. सो इसका आंसर है कि लाइफ स्टॉक सेक्टर ने जो है इस बार एग्रीकल्चर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है. सॉरी. सो लाइफ स्टॉक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन रहा 1.98 लाख करोड़ रहा, वहीं जो क्रॉप सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 1.95 लाख करोड़ जो है वो रहा है. और स्लाइटली हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट शेयर किसका रहा है, लाइफ स्टॉक का.
सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है, आपको जितने भी सब सेक्टर्स जो होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, माइनिंग हो या फिर सर्विस सेक्टर हो, उनके सब सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन पे एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर कौन है, और एक 2-3 जो नेम्स है आगे वाले आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, दैट इज़ लाइव स्टॉक सेक्टर। सेकेंड इज क्रॉप सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। थर्ड हमारे फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, कितना कंट्रीब्यूशन है, 6.56% जो है वो कंट्रीब्यूशन है। और फोर्थ है हमारा बहुत कम जो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन है वो फिशिंग का है हमारे, दैट इज 0.51% कंट्रीब्यूशन है। सो फर्स्ट लाइव स्टॉक, क्रॉप सेक्टर, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, फोर्थ वन इज फिशिंग। तो आपको जो है एक सीक्वेंस जो है याद रखना है इनका। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल रिपोर्टिंग एरिया ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान का कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र कितना है। तो एक सिंपली पूछ रहे हैं कि राजस्थान का एरिया कितना है, रिपोर्टिंग वर्ड यूज करके उन्होंने बस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी किया है। सो आंसर इज 342.74 लाख हेक्टेयर जो है राजस्थान का टोटल एरिया है। और इसमें दिस इज द बेस अगेंस्ट विच लैंड यूटिलाइजेशन कैटेगरीज आर मेजर्ड, कि ये टोटल जो है ना लैंड एरिया है उसको बेस मानते हुए जो भी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन अपन देखते हैं कि किस लैंड नेट सोन एरिया कौन सा है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड कौन सी है, बैरन लैंड कौन सी है, तो इसी डेटा के मेजरमेंट पे, इसी डेटा को आधार रखते हुए जो है ये कैलकुलेशन की जाती है। इसलिए जो है टोटल रिपोर्टिंग एरिया जो है वो जरूरी होता है फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ राजस्थान रिपोर्टिंग एरिया इज नेट सोन एरिया, कि राजस्थान की कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का कितना प्रतिशत शुद्ध बुआई क्षेत्र है, कि उसको जो है रेगुलरली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यूज किया जा रहा है, ऐसा कितना जो है क्षेत्र है, दैट इज 53.10। सो 53 पॉइंट जो है मतलब आउट ऑफ 342 पॉइंट समथिंग लाख हेक्टेयर में से 53% जो है वो नेट सोन एरिया है। तो अब जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कितनी जो हमारे पास टोटल लैंड है उसमें कौन कौन सी अलग अलग कैटेगरीज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, कि किस पार्ट को जो है कैसे यूज़ किया जा रहा है। जैसे 53% हमारे पास क्या है, नेट सोन एरिया, कि इसको जो है कंटिन्यूअसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है, जिनको जैसे कुछ जो लैंड होती है उनको एक सीजन के लिए ग्रो किया जाता है, उसमें फसल उगाई जाती है, फिर उसको जो है बैरन छोड़ा जाता है ताकि वो अपनी नेचुरल प्रोसेस से अपनी जो फर्टिलिटी है उसको रीगेन कर सके, वो कल्चरेबल वेस्टलैंड होती है। वो राजस्थान में कितनी है, 10% है। फॉरेस्ट कितने हैं, 8%। बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड वो होती हैं जिनको बहुत लंबे समय से जो है उन पर एग्रीकल्चर नहीं किया गया है, दैट इज 6.89%। अब आते हैं ट्री क्लस्टर्स एंड ग्रोव्स, 0.11%। तो ये जो है आपको ब्रीफ आइडिया जो है इस चीज़ का होना चाहिए कि कितना परसेंटेज ऑफ लैंड जो है किस, मतलब ये बेसिकली लैंड यूटिलाइजेशन को शो करता है राजस्थान के अंदर, कि कहाँ कहाँ जो लैंड है वो मतलब लैंड का कैसे यूज़ किया जा रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, between 2010 and 11 and 2015 and 16 what was the percentage change in total operational land holding in Rajasthan, कि 2010-11 से लेकर जो पहला जो है मेजरमेंट की गई थी और 2015-16 जो अभी तक हमारे पास 2015-16 की ही कैलकुलेशन अभी तक इकोनॉमिक सर्वे में हम वही यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बीच में इस टाइम फेज के अंदर कितना परसेंटेज चेंज जो है वो देखने को मिला है इन द ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग। कि ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग सबसे पहले क्या होती है, जैसे हमारे पास जो है ना कितने लोगों के नाम जो है प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, वो उसकी ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग को शो करता है कि भाई जो है क्या 50 लाख लोगों के नाम से रजिस्टर्ड है, 60 लाख लोगों के नाम से रजिस्टर्ड है, तो वो हमारे राजस्थान की ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग को शो करता है। तो उसमें ये पूछ रहे हैं कि कितना जो है परसेंटेज चेंज देखने को मिला है। सो आपका आंसर है 11%, 11.14% का ग्रोथ रेट देखने को मिला है। सो पहले कितने लोगों के पास लैंड होल्डिंग थी, दैट इज 68.88 लाख लोगों के पास जो है लैंड होल्डिंग थी। अब जो इंक्रीज होकर कितना हो गया, 76 लाख। सो ये जो नंबर है ऑल्दो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिविटी को शो कर रहा है कि लैंड होल्डिंग बढ़ी है, बट एज एन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारे लिए एक नेगेटिव फैक्टर क्रिएट होता है। वो कैसे फैक्टर क्रिएट हो रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जनरेशन टू जनरेशन, जो पहले बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, जो बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स हुआ करती थी, उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हुआ करता था। अब जो है जैसे जैसे ऑपरेशन लैंड होल्डिंग बढ़ती जा रही है, उसका ये मतलब है कि जो लोग हैं फार्मर्स बढ़ते जा रहे हैं, उनके पास जो ज़मीनें हैं वो छोटी होती जा रही हैं।
अब वो एग्रीकल्चर पर जो है इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, उससे इतनी जो है इफेक्टिव प्रोडक्शन जो है वो नहीं आ रही है। सो एज एन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक नेगेटिव कोनोटेशन है कि ये ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि खेत जो है वो छोटे हो जा रहे हैं। और अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ा जो है जो नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि वहाँ पर ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग बहुत बड़े साइज़ में होती है। मतलब वहाँ जैसे 68 है या आप 68 लाख है, तो वहाँ जो मतलब कंट्रीब्यूशन, वहाँ कम लोगों के पास ज़मीन है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उसकी वजह से वो लोग जो है मशीनरी यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। बट सो इंडिया में जो है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की वजह से इतना ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन और मशीनरी का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया वाज नेवर ट्रांसफॉर्म इनटू द कैपिटलिज्म ऑफ एग्रीकल्चर, के उसका जो है कैपिटलिज्म कभी भी इतना ज़्यादा खुल के जो है वो सामने नहीं आ पाया और इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So, which category of land holding showed the highest decline between 2010 to 2015-16? कि जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स का हमने देखा कि कब मेजरमेंट किया गया है, उसके उस टाइम पीरियड के अंदर किस कैटेगरी ऑफ लैंड होल्डिंग में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी कैटेगरीज ऑफ लैंड होल्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले होती है लार्ज लैंड होल्डिंग्स। लार्ज लैंड होल्डिंग्स वो होती हैं जिसमें 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जो है एरिया होता है। उसके बाद आती है सेमी मीडियम होल्डिंग्स। सो मीडियम होल्डिंग्स आती हैं इसमें जिसमें 4 हेक्टेयर टू 10 हेक्टेयर का एरिया होता है, वो मीडियम होती है, यहाँ पर मेंशन नहीं की गई हैं। फिर होती है सेमी मीडियम। सेमी मीडियम होती है 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में जब जमीन होती है उसको कहते हैं सेमी मीडियम। फिर आती है हमारी स्मॉल लैंड होल्डिंग। स्मॉल होती है 1 to 2 हेक्टेयर। नेक्स्ट इज मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स। मार्जिनल होती है 1 हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग। सो ये कैटेगरीज हैं। अब पूछा गया है कि किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। सो अपना आंसर है लार्ज लैंड होल्डिंग्स। कि लार्ज लैंड होल्डिंग में डिक्लाइन देखने को मिला है। अब जो ज़मीनें हैं और सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो है वो किस में मिला है, मार्जिनल लैंड होल्डिंग में इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि जो पहले बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी अब वो जो है स्मॉल साइज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग बढ़ गई है लेकिन जो है वो साइज जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। नेक्स्ट इज What was the estimated food grain production in Rajasthan in 2024-25? कि राजस्थान में अनुमानित खाद्यान्न का उत्पादन जो है कितना रहा है 2024 में। दैट इज 267 लाख टन जो है उतना प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर का हुआ है। और लास्ट जो कितना था 241 था, तो एक इंक्रीज देखने को मिला है 10.67% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो इसमें आपको एक ब्रीफली एक माइंड में रखना है कि 267 लाख टन का जो है प्रोडक्शन हुआ है और अराउंड 10% का जो है ग्रोथ रेट इसमें देखने को मिला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैटेगरी ऑफ, अब हमने देखा कि फूड ग्रेन जो है वो इंक्रीज हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर डिपेंडेंट है कि विच कैटेगरी ऑफ फूड ग्रेन शोड द हाईएस्ट ग्रोथ इन 2024-25 कि किस कैटेगरी ऑफ फूड ग्रेन ने सबसे ज़्यादा जो है इंक्रीज देखने को मिला है। तो उसमें आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, खरीफ फूड ग्रेन, रबी फूड ग्रेन, खरीफ सीरियल्स, खरीफ पल्सेस। तो आंसर है आपका खरीफ पल्सेस में जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है, वो है 61% की ग्रोथ जो है हुई है इसमें। और इसी सारी मैंने जो है ग्रोथ रेट जो है मेंशन की हुई है, उसमें खरीफ में कितनी है 61, उसके बाद में किस में देखने को मिली है खरीफ फूड ग्रेन्स में। तो इतना ज़्यादा इसको मायने मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, आप जो है खरीफ पल्सेस का एक याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो है वो इंक्रीज किस में हुआ है, दैट इज खरीफ पल्सेस। सो नेक्स्ट इज which cash crop in Rajasthan showed a decline of nearly 30% in 2024 and 25? सो राजस्थान में किस नकदी फसल में लगभग 30% की जो गिरावट है वो देखने को मिली। सबसे ज़्यादा इंक्रीज तो हमने देख लिया कि किसमें ग्रोथ रेट मिला है, दैट इज खरीफ पल्सेस। अब सबसे ज़्यादा वो भी कैश क्रॉप में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन किसमें देखने को मिला है, वो हमारी कॉटन की प्रोडक्शन जो है इस बार डिक्लाइनिंग है, वो भी कितनी 29% का डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है। सो नेक्स्ट इज राजस्थान कंट्रीब्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल मस्टर्ड प्रोडक्शन, कि राजस्थान में जो मस्टर्ड का प्रोडक्शन हो रहा है, सरसों का उत्पादन हो रहा है, वो भारत में कितना कंट्रीब्यूट जो है कर रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है 22, 44, 46, 90। सो आंसर है 46% जो है राजस्थान कंट्रीब्यूट करता है। और राजस्थान की जो रैंक है इन द ये रेपसीड एंड मस्टर्ड प्रोडक्शन में जो है राजस्थान सबसे ऊपर है। कुल सरसों के प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो फर्स्ट रैंक पर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और फर्स्ट रैंक है एज वेल एज कंट्रीब्यूशन याद रखना है आपको, दैट इज 46% शेयर जो है इंडिया के कंट्रीब्यूशन में है राजस्थान का। नेक्स्ट इज राजस्थान रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप्स, कि राजस्थान जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप्स, कि राजस्थान का जो किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सो आपके पास ऑप्शंस हैं। सो आंसर इज
मस्टर्ड, बाजरा, ग्वार, टोटल ऑयल सीड्स और न्यूट्री सीरियल्स में जो है राजस्थान हमेशा टॉप करता है इन द टोटल प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन जो है सरसों में हम देख चुके हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटर है वो राजस्थान है, और उसका कंट्रीब्यूशन भी आपको जो है माइंड में रखना है, दैट इज़ 46%। फिर आता है बाजरा, एक सीक्वेंस भी आप रखें याद माइंड में कि सरसों, बाजरा, गवार, उसका एक मतलब एक रखें कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो जा रहा है। सबसे ऊपर की जो क्रॉप्स है ना, एटलीस्ट फर्स्ट रैंक वाली, उसको आप याद में दिमाग में रखें। सो सरसों का कंट्रीब्यूशन 46%, बाजरे का 44%, गवार का जो है 90% ऑफ द प्रोडक्शन फ्रॉम द राजस्थान, कुल तिलहन में 22%, न्यूट्री अनाज में 15%, और जो है इनके उत्पादन में राजस्थान इज रैंक्ड एज फर्स्ट रैंक इन इंडिया। सो इन पांचों जो क्रॉप्स हैं इनमें इंडिया फर्स्ट है, और इनका जो है शेयर इतना इतना है। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज विच एजेंसी इज द नोडल बॉडी फॉर प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स इन राजस्थान, की राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, क्रय, प्रसंस्करण एवं आपूर्ति की नोडल एजेंसी कौन है, कि सारा सीड्स का जो भी होता है वो राजस्थान में कौन सी एजेंसी उसके लिए नोडल है। सो आपके पास ऑप्शंस है और इसका आंसर है राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड, RSSCL जो है वो नोडल एजेंसी है जो भी सीड्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इंश्योर करना, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना, प्रोक्योरमेंट को इंश्योर करना, वो सारा काम जो है RSSCL का होता है। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द मुख्यमंत्री वी स्वावलंबन योजना लॉन्च्ड, कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री वी स्वावलंबन योजना है उसको किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। आंसर है 2017 में जो है लॉन्च किया गया था। सो इम्पोर्टेंट थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट दिस इज कि इसको कहाँ कितने क्लाइमेटिक जोन्स में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले जो है 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसको बाद में 2018-19 में जो है 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो डिफरेंट सीड्स हैं उनकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ को जो है मतलब लोगों तक पहुंचाने का इनका मेन पर्पस था। सो नेक्स्ट इज हाउ मेनी सीड्स मिनी किट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द वुमेन फार्मर्स इन 2024, की सीड मिनी किट्स बनाई गई थी। जैसे हमने बताया ना कि अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड्स की प्रोक्योर का काम होता है, तो उसी काम के लिए जो है सीड मिनी किट्स बनाई गई थी, और उसमें पूछा गया है एक ये स्कीम चलाई गई थी मिनी किट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की, वुमेन फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो अब ये क्वेश्चन है कि कितनी सीड्स जो है किट जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई। आंसर है 31 लाख जो है मिनी किट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वुमेन्स को दी गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है which process provide financial assistance to farmer and agriculture business to enhance productivity and sustainability, कि कौन सी जो इनमें से प्रक्रिया है वो किसानों और कृषि व्यवसायों को उत्पादकता एवं स्थिरता बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सो आपके फर्टिलाइजर सब्सिडी, एग्रीकल्चर क्रेडिट, क्रॉप इंश्योरेंस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है टू द फार्मर। सो आंसर इज एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो एक एक्टिविटी एक है जिससे लोन्स और फाइनेंशियल हेल्प जो है फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो मैकेनाइजेशन की तरफ जो है मूव कर सके और एक जो है अच्छी सीड्स या फर्टिलाइजर खरीद सके, ताकि मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज PSCs आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, की कितनी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति जो है पंजीकृत है राजस्थान में। सो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज क्या करती हैं, सबसे मेन तो इनका यही होता है कि ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती हैं टू द फार्मर्स एट द लो इंटरेस्ट रेट, कि उनके सूटेबिलिटी के हिसाब से इनको जो है कम ब्याज दर पे जो है लोन प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी जो राजस्थान में कितनी रजिस्टर्ड है, आंसर इज 8592 जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो रजिस्टर्ड हैं, जो काम क्या करती हैं, दैट प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू द फार्मर इन विलेजेस, कि किसानों को लघु ऋण उपलब्ध करवाती हैं। नेक्स्ट इज अंडर द रूरल लाइवलीहुड लोन स्कीम हाउ मच टोटल लोन अमाउंट वाज डिसबर्स्ड, कि राजस्थान रूरल लाइवलीहुड लोन स्कीम जो थी उसके अंडर जो है कितना लोन जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सो ये कुछ करंट के क्वेश्चंस है इसमें इंक्लूडेड। सो इसका जो है 12 लाख जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया था टू द फैमिलीज, और कितने बेनिफिशरीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, डेट इज 14,000 बेनिफिशरीज को इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो ये स्कीम में क्या होता है, ये मेनली फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रही है टू द रूरल आर्टिशंस, नॉन फार्म फैमिलीज, या फिर छोटे मोटे जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प जो है प्रोवाइड करने का काम करती है। और इसके अंदर जो है 12 लाख का जो लोन है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टू द 14,000 फार्मर्स। जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन। हाँ सो
क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर द कोऑपरेटिव फार्मर्स वेलफेयर स्कीम की जो सहकारी किसान कल्याण योजना है उसके अंदर मैक्सिमम जो ऋण है, मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है वो कितना दिया जाता है इसके अंदर। तो आपके पास ऑप्शन है 5, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख। सो आंसर है 10 लाख जो तो है 10 लाख तक का जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है टू द फार्मर्स, ताकि वो जो है अपने एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन को लाते हुए अपनी जो अच्छी सीड वेराइटीज़ को यूज़ करते हुए अपने ओवरऑल प्रोडक्शन में इंक्रीज कर सके। सो नेक्स्ट इज इन विच ईयर एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें कि कौन से साल में जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑफ रुपीज़ 1 लाख करोड़ जो है अनाउंस किया गया था। 1 लाख करोड़ का कृषि अवसंरचना कोष जो है किस वर्ष में घोषित किया गया था। सो आंसर इज 2020 में जो है 15 मई 2020 में जो है एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पर मतलब बहुत सारे लोगों की जो किसानों की जो फसलें खराब होती हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मंडियों में जो मतलब बारिश की वजह से जो खराब हो रही हैं उसके लिए वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज डेवलप करना, ताकि जो कोल्ड स्टोरेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट करते हैं। कोई भी जो सब्जियां होती हैं या फिर जो फसल होती है एकदम से उसका ख़राब हो जाने की वजह से और कोल्ड स्टोरेज में ना होने की वजह से वो क्या करते हैं, उसका जो रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। सो कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स को जो है इस्टेब्लिश किया जाता है और इसको अनाउंस किया गया था 15 मई 2020। 1 लाख करोड़ का जो है ये है और इसमें जो है इट प्रोवाइड लोन्स विद 3% इंटरेस्ट सब्सिडी अप टू 2 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 3% जो है इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिलती है फार्मर्स के लिए। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द, ये हमने कल भी पहले भी क्वेश्चन किया है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर खरीफ क्रॉप्स अंडर द प्रधानमंत्री कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंडर में प्रीमियम रेट खरीफ क्रॉप्स के लिए कितना जो है एग्जिस्ट करता है, उस दिन भी हमने कवर किया था। सो प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम दर क्या है? सो आंसर इज 2% जो है खरीफ क्रॉप्स के लिए है, 1.5% फॉर द रबी क्रॉप्स एंड 5% फॉर द कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर जो है क्रॉप्स के लिए होता है। और 18 फरवरी 2016 में जो है ये लॉन्च की गई थी। जो भी क्रॉप्स में अगर है ना लॉसेस होते हैं, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई पेस्ट का अटैक हो गया, उनसे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये स्कीम जो है चलाई गई थी अंडर द बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट इज during which campaign were insurance policies distributed to farmers at ग्राम पंचायत लेवल in 2024 कि कौन सी जो स्कीम के अंडर जो है बीमा पॉलिसियां जो है किस अभियान के दौरान जो है बांटी गई थी एट द ग्राउंड लेवल। तो ग्राम पंचायत लेवल पे बांटी गई थी। तो स्कीम कौन सी थी? किसान सुरक्षा अभियान, क्या मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, फसल सुरक्षा यात्रा या कृषि रक्षा अभियान, किसके अंडर जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई थी? सो आंसर है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो कैंपेन हुआ था उसके अंडर जो है लोगों को अपनी अपनी जो बीमा पॉलिसी थी, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी थी, वो उनको बांटी गई ताकि उनको जो है एक अश्योरेंस प्रोवाइड की गई दैट यू आर इंश्योर्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लाइक उनकी इंश्योरेंस उनको उस टाइम दी गई। तो आपको ये कैंपेन जो है ये याद रखना है कि कौन सा कैंपेन जो है ये है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, और ये कब से कब तक चलाया गया था। एक इंपॉर्टेंट कैंपेन है, इसको मार्क भी कर लें। फ्रॉम 2 to 29 फरवरी 2024 में से चलाया गया था एट ए ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर्स, ग्राम पंचायत के हेडक्वार्टर लेवल पे शुरू किया गया था। नेक्स्ट इज विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स अंडर द पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है उसके अंडर कौन सा स्टेट जो है रैंक फर्स्ट पे है बाय इन प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स। तो सबसे पहले हम स्कीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट जो है उसने लोगों जो फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, मेनली जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स जिनके पास है, उनको कैश फ्लो को इंक्रीज करने के लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6,000 रुपीज़ जो है 3 इंस्टॉलमेंट में अनाउंस किए थे कि जो है स्मॉल फार्मर्स को दिए जाएंगे। और अब इसमें एडिशन के तौर पे 3,000 रुपये जो है राज्य सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट है वो भी जो देती है। टोटल अब जो है इस स्कीम के अंडर डायरेक्टली कैश मिल रहा है छोटे फार्मर्स को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 9,000 रुपीज़ कैश जो है वो दिए जाते हैं। तो इस स्कीम में जो है सबसे जो टॉप लीडर है वो है हमारा राजस्थान की। राजस्थान ने जो है राजस्थान रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन द नंबर ऑफ फार्मर्स बेनिफिटिंग फ्रॉम द पीएम किसान सम्मान निधि की सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और इसमें ही होता है 6,000 रुपीज़ जो है एनुअली दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में। और इसके लिए राजस्थान जो गवर्नमेंट है, राजस्थान ने गवर्नमेंट उसने किसान सेवा पोर्टल भी जो है वो लॉन्च किया था फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ फार्मर्स। नेक्स्ट इस कुछ डिटेल्स हैं
पीएम किसान सम्मान निधि की, इसको स्टार्ट किया गया था 24 फेब 2019 को गोरखपुर यूपी से जो है प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट किया गया था इसको। और इसमें जो है किसानों को सीधी नकद सहायता देना ताकि उसकी आय सुरक्षा हो और खेती के खर्चों में मदद मिल सके, इसके लिए शुरू किया गया था। और राजस्थान जो है इसमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करने में रैंक 1 पे है। एंड इसके लिए किसान सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया था, हमने इसकी बात की। अब 6000 रुपीज़ पहले दिए जा रहे थे, अब जो है 3000 उसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी दिए जा रहे हैं। तो टोटल जो कैश फ्लो जो हो रहा है, कैश अमाउंट दिया जाता है, वो है 9000 रुपये जो है कैश अमाउंट दिया जा रहा है। So let's move on to next question. Next is, what is the maximum loan amount available under the Agriculture Produce Pledge Loan Scheme in Rajasthan? कि राजस्थान में कृषि उपज गिरवी ऋण योजना के तहत अधिकतम कितनी ऋण राशि उपलब्ध है। अब सबसे पहले हम स्कीम की बात करते हैं कि स्कीम होती क्या है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्लेज लोन स्कीम, कि जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, मतलब आपके पास जो है इतना अनाज है, तो आप उसको गिरवी रख के जो है गवर्नमेंट से कुछ लोन ले सकते हैं उस टाइम में। उसकी जो एक मतलब जैसे आपका किसी स्टोर हाउस में जो वेयर हाउस में जो स्टोरेज है, तो वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिलती है कि इतना जो है इनका जो अनाज है वो हमारे पास, उस रिसिप्ट के बेसिस पर जो है आप लोन ले सकते हो। अब उसमें क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि कितनी लिमिट तक जो है लोन लिया जा सकता है। वो है हमारा 5 लाख तक जो है लिमिट तक लोन लिया जाता है, और उसमें जो है 3% इंटरेस्ट रेट पे जो लोन मिल सकता है। और इसका जो मेन पर्पज़ यही था कि भाई फार्मर्स के पास कैश की कमी ना हो, कि वो कोई जल्दबाजी में या फिर है ना, मतलब एग्रीकल्चर जो उसका जो खर्चा हुआ उससे बचने के लिए कम प्राइसेस पे अपनी फसल को ना बेचे, उसको इतना अमाउंट दे दिया जाए ताकि अगर अच्छे भाव मिलने वाले हैं कुछ समय बाद, तो वो अच्छे भाव मिलने पर अपनी जो है फसल को बेचे, और जल्दी जल्दी में या फिर कुछ कोई कर्जा उतारने के लिए या कुछ भी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनसे वो डील कर सके, और उनकी वजह से अपनी जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कम दाम में ना बेचे। तो मेन पर्पस ये था। सो वी हैव डन आर पार्ट 1 ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। पार्ट 2 जो है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को और कवर करेंगे, और हमारा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर कवर हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड। सो हम जो है इकोनॉमिक सर्वे को कम्प्लीटली कवर करेंगे एट द एंड ऑफ दिस सीरीज। सो